दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स एकेडमी में। और जैसा कि आप देखोगे कि अभी तक हम लोग क्लास 10 का जो हिस्ट्री का सेशन है हम लोग उसको स्टार्ट कर चुके हैं। तो इससे पहले जो पहला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात किया था कि फ्रेडरिक सरियो जो था उनके 4 चित्रों के बारे में, कल्पना आदर्श के बारे में यानी यूटोपिया के बारे में। उसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो निरंकुश सरकार क्या होती है उस पर हम लोगों ने बात किया था। तो आज का जो सेशन हमारा चल रहा है वो टॉपिक पे ही, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के एक टॉपिक पे ही एक टॉपिक है जिसको हम लोग बात करते हैं अनसेट रेनिन। ठीक है ना, हम लोग आज बात करेंगे अनसेट रेनिन पे। और अनसेट रेनिन कौन थे और उन्होंने एक राष्ट्र के बारे में यानी कि देश के बारे में एक परिभाषा दी थी। जैसे हम लोग परिभाषा बोलने का मतलब है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि संज्ञा क्या है। ठीक है, तो संज्ञा के बारे में बोलते हैं कि संज्ञा एक नाम वाली शब्द है, या हम लोग क्या बोलते हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं। हम लोग ये एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट इज संज्ञा, तो हम लोग व्हाट इज नाउन, तो उसके बारे में हम लोग सारा डिस्कशन करते हैं। तो उसी तरह जो अनसेट रेनिन था उन्होंने राष्ट्र के बारे में, किसके बारे में, राष्ट्र के बारे में अपनी एक परिभाषा दी थी या उनका वर्णन किया था। किसने किया था? अनसेट रेनिन ने। और उन्होंने क्या किया था कि एक राष्ट्र के बारे में कुछ बोला था, कुछ टिप्पणी करी थी या कुछ परिभाषा दी थी। बात क्लियर है? अगर आपने अभी तक प्रीतम आर्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दे, ताकि जितनी भी वीडियो आपके चैनल पे डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप सीख सको। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देखोगे अगर मैं अनसेट रेनिन की बात करूं तो अनसेट रेनिन क्या थे? एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कौन थे? एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे, यानी कि फ्रांस का वो व्यक्ति था और वो एक अच्छे दार्शनिक, यानी कि वो फ्रांस के बारे में अच्छे सोचने वाले, या मैं बोल सकता हूं कि लिखने वाले और फ्रांस के बारे में सही सही बोलने वाले एक व्यक्ति थे। कौन? अनसेट रेनिन। मैं क्या बोलूं कि फ्रांस से जो अनसेट रेनिन थे वो कौन थे? फ्रांस के व्यक्ति थे और एक वो दार्शनिक थे, यानी कि वो एक मैं क्या बोल सकता हूं कि वो एक अच्छे इंसान थे जो फ्रांस के बारे में अच्छा बोलते थे। ठीक है, बात क्लियर है? अब अगर पूछेगा कि उनका जन्म कितना में हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था 1832 में और उनकी अगर मृत्यु की बात करूं तो 1892 में, 92 में। कितना में? उनकी जन्म जो हुई थी 1832 में और उनकी मृत्यु कितने हुई थी? 1892 में। बात क्लियर है? तो कभी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि अनसेट रेनिन कौन, कहां के थे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रांस के। अनसेट रेनिन का जन्म कब हुआ था तो कब बोलेंगे? 1832 में। मृत्यु कब हुई थी? तो 1992 में। बात क्लियर है? क्योंकि अभी जो परीक्षा का नया पैटर्न आया है उसी पैटर्न के आधार पर मैं सारे कुछ आपको डिस्कशन करा दूं। कभी पूछ देगा कि जो अनसेट रेनिन थे उनकी शिक्षा कहां से पूरी हुई थी, वो शिक्षा कहां से ग्रहण किए थे, तो अनसेट रेनिन एक सोबोर्न विश्वविद्यालय था, वहां से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। कहां से? सोबोर्न विश्वविद्यालय से उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। तो अगर मैं पूरी देखूं तो अनसेट रेनिन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे जिनका जन्म 1832 में हुआ था तथा उनकी जो मृत्यु कितनी हुई थी? 1892 में हुई थी। उनकी जो शिक्षा थी वो सोबोर्न सोबोर्न विश्वविद्यालय में पूरी हुई थी। बात क्लियर यहां तक? अगर मैं बात करूं कि अनसेट रेनिन ने राष्ट्र के बारे में क्या कहा था, तो आप देख सकते हो बोर्ड में लिखा हुआ है कि अनसेट रेनिन का बोलना था कि राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु है। यानी कि अगर मैं एक राष्ट्र के बारे में बात करूं, राष्ट्र यानी समझ, एक एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूं, एक घर में ले लेता हूं। तो अगर किसी को एक घर बनाना होता है तो उस घर का बेस से लेकर टॉप तक का जो रास्ता होता है वो बहुत लंबा प्रोसेस का होता है, एक लंबा टाइम का होता है। तो एक घर का मैं बात करूं तो बनने में लगभग कितना महीने लगेंगे? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, साल भर भी लग सकते हैं। तो उसी तरह एक राष्ट्र को अगर मेरे को बनाना है तो उसके लिए बहुत बहुत सारे क्या चाहिए, मेरे को प्रोसेस पे गुजरना पड़ेगा। साथ साथ में एक मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे पास वो है, मेरे पास कुछ एबिलिटी है जो मैं कर सकता हूं। तो वो सारी चीजों को मिलाया जाए तब एक राष्ट्र बनता है, जिनमें और साथ में उनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? उनमें आपको शौर्य और वीरता देखने को मिलेगा और आपको एक महान अतीत देखने को मिलेगा, जिनमें आपको कई पुरुषों के नाम, कई महिलाओं के नाम आपको उसमें देखने को मिलेगा। अगर आप एक राष्ट्र के बारे में बात करो तो राष्ट्र क्या है? एक लंबे लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु है, जिसमें आपको शौर्य वीरता से युक्त एक अतीत देखने को मिलेगा, जिसमें आपको महान पुरुषों के नाम और गौरवशाली अतीत आपको देखने को मिलेगा। साथ में ये जो समाज बनेगा, ये जो एक पूरा जो आप लंबा प्रोसेस देखे, त्याग देखे, निष्ठा देखे, चरम बिंदु देखे और जो शौर्य और वीरता का अपने जो एक चरम बिंदु जो आपने देखा, तो यही हमारे लिए क्या है? एक सामाजिक पूंजी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि बोलने का मतलब है
कि आज आप हमारे इंडिया की अगर बात करोगे तो इंडिया में आपको बहुत सारे ऐसे पुरुष मिल जाएंगे जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा राष्ट्र को बनाने में जिनका बहुत बड़ा हाथ था, जैसे गांधी जी का मैं बात करूं, नेहरू का मैं बात करूं, पटेल साहब की बात करूं, तो वो क्या है, उन्होंने जो काम किया, जिस तरह उन्होंने अपने राष्ट्र को बनाया, वो हमारे लिए क्या है, एक सामाजिक पूंजी है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग जो भी कुछ करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या विज्ञान के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो या संस्कृति के क्षेत्र में हो, तो कहीं ना कहीं उनका जो एक रास्ता बनाया हुआ था, उनकी जो मार्ग थी, उस मार्ग पे हम लोग चलते हैं और आज हम लोग सारा काम करते हैं। बात क्लियर है? तो उसी तरह जो एक अल्फ्रेड ने जो राष्ट्र के बारे में जो परिभाषित किया, तो उस परिभाषा में उन्होंने बताया कि राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु है, जिसमें आपको शौर्य और वीरता की कहानी सुनने को मिलेगा। जैसे हम लोग सुनते हैं कि भगत सिंह ने अपने देश के लिए जान दे दी, फांसी पे चढ़ गए थे, खुदीराम बोस का उस पर नाम आता है, गांधी जी का नाम आता है। तो उसी तरह वहां पे आपको बहुत तरह का शौर्य और वीरता देखने को मिलेगा। साथ में आपको एक अतीत मिलेगा। कैसा अतीत मिलेगा? कोई खराब अतीत नहीं मिलेगा, एक महान अतीत मिलेगा। और उस अतीत में आपको एक महान पुरुषों के नाम आपको देखने को मिलेगा, और वह क्या है, हमारे लिए एक गौरवशाली पूंजी है। बात क्लियर है? जिस पर क्या होता है, जिस पर एक राष्ट्र या राष्ट्रीय विचार में बोल सकता हूं, है ना, आधारित किया जाता है। बात क्लियर है? जैसे कि बोलने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने देश के लिए लड़ाई लड़ गया, लड़ाई लड़ा, तो वो जब देश के लड़ाई लड़ा तो उसने कुछ ना कुछ काम किए होंगे, जिससे क्या होता है कि देश का निर्माण होता है। एक मैं बोल सकता हूं एक स्वतंत्रता वाला देश का निर्माण होता है। तो उस देश में आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि वो जितना भी कुछ सोचेगा, वो राष्ट्र के बारे में सोचेगा, वो राष्ट्र के बारे में सोचेगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, राष्ट्र विचार पर वो क्या होता है, आधारित होता है। यानी कि जितने भी लोग उस राष्ट्र में रहेंगे, उनका सोच क्या होगा, अपने राष्ट्र को बड़ा करने के बारे में, अपने राष्ट्र को डेवलप करने के बारे में, अपने राष्ट्र के हित के बारे में। तो जितने भी लोगों के आप नाम देखोगे, जैसे भगत सिंह का मैंने नाम बताया, जैसे खुदीराम बोस का नाम मैंने बताया, तो वो लोग क्या सोचते थे कि हमारा देश कैसे डेवलप करे, हमारा देश कैसे आजाद हो, हमारा देश कैसे आगे बढ़े। तो वो सारी चीज जो भी कुछ देखने को मिलता है, आपको एक राष्ट्र में देखने को मिलेगा। और ये जो पूरी राष्ट्र होती है, वो राष्ट्र किस पे टिका होता है, जनमत संग्रह पर टिका होता है। आप बोलोगे सर कि जनमत संग्रह क्या होता है, तो मैंने उसका भी पॉइंट बनाया हुआ है कि जनमत संग्रह यानी कि मैं बोल सकता हूँ, मान लो कि कोई एक मत है, ठीक है, मत माने किसी भी आधारित पे समझ लो कि जैसे कि क्लास में मान लेते हैं कि आपको पिकनिक के लिए जाना होता है, ठीक है, तो आपके पास आपके जो क्लास टीचर होते हैं, उन्होंने क्या किया कि दो प्लेस चूज कर दिया कि आपको प्लेस ए पे जाना है और प्लेस बी पे जाना है, कि नहीं, यानी कि आपको किसी एक दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान पे जाना है। तो बोला कि चलो जिसमें ज्यादा वोटिंग होगा उसमें हम लोग वहां पे उसको लेके जाएंगे पूरे क्लास को। तो अब सिंपल सा फंडा है कि मान लेते हैं कि जो लड़के होते हैं, वो जितने लड़के हैं उन्होंने बोला कि सर मेरे को ए प्लेस में जाना है, और जितनी लड़कियां हैं उन्होंने बोला कि मेरे को बी प्लेस में जाना है। अब यहाँ पे बात आ जाता है कि जब लड़कियां बोल दी बी प्लेस में जाना है और लड़के बोल दिए कि ए प्लेस में जाना है, तो यहाँ पे अब सर के पास दिक्कत हो जाएगा कि अब किसके पास लेके जाए। तब ये क्या करेंगे कि देखेंगे कि लड़कों की संख्या ज्यादा है कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है। बात क्लियर है? क्या देखेंगे कि लड़कियों की संख्या ज्यादा है कि लड़कों की संख्या ज्यादा है। और आजकल आपको पता है कि सारे स्कूल में ज्यादातर आजकल लड़कियां पढ़ रही हैं ज्यादा। तो मैं मान लेता हूं कि उस क्लास में टोटल 100 बच्चे थे, और 100 बच्चों में से जो 60 लड़कियां थी, उन्होंने बोला कि मेरे को बी के पास मेरे को बी वाला स्थान जाना है, और जो 40 लड़के जो बच्चे उन्होंने बोला ए स्थान पे जाना है। तो आप मेरे को बताओ क्लास टीचर किनका बात मानेंगे, लड़का का बात मानेंगे क्या? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि उनकी जो संख्या है वो कम है, ए प्लेस जाने के लिए उनका जो मत है वो कितना कम है, और लड़कियों की संख्या यहाँ पे क्या मिला, ज्यादा मिला। यानी कि जब क्लास टीचर आप कहीं पिकनिक पे लेके जाने का सोचेंगे, तो कहाँ जाने के लिए सोचेंगे, जो बी प्लेस है, जो बी प्लेस वही वही ले जाने के लिए सोचेंगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि जनमत संग्रह का अर्थ क्या होता है कि एक प्रत्यक्ष मत होता है। क्या होता है? एक प्रत्यक्ष मतदान होता है। अब सर मतदान माने हम लोग वोट बोलते हैं, हम लोग वोटिंग बोलते हैं ना, तो एक प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसके जरिए जो सभी लोग होते हैं उनको क्या दिया जाता है, एक प्रस्ताव दिया जाता है, और उस प्रस्ताव का या तो वो स्वीकार करते हैं या उसका क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। बात क्लियर है? या तो वो स्वीकार करते हैं या क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनमत संग्रह बोलते हैं। जैसे बोलने का मतलब है कि ये जो 40 जो लड़के थे जिन्होंने बी स्थान नहीं जाने का चूज किया, तो ये जो 40 लड़के कहीं ना कहीं बी स्थान का अस्वीकार किया, उसको नहीं माना कि सर मेरे को नहीं जाना है। लेकिन जैसे आप बी वाले जो लड़कियां जो थी जिन्होंने ए को नहीं माना था, तो कहीं ना कहीं जो 60 लड़कियां हैं वो क्या की,
वो क्या किए, वो ए का प्रस्ताव को अस्वीकार किए। और अगर मैं देखूं जो 40 लड़के थे उन्होंने ए स्थान जाने का प्रस्ताव को स्वीकार किया, और जो जो लड़कियां थे उन्होंने बी स्थान जाने के लिए स्वीकार किया। तो अगर मैं मान लो एक सोचने का अधिकार पे कि मैं ऐसे किसी किसी राष्ट्रीय दल का मैं वोटिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखोगे जैसे कि कांग्रेस का मैं बात करूं या भाजपा का मैं बात करूं, ठीक है, तो भाजपा और कांग्रेस में आप देखोगे कि दोनों को वोट मिलते हैं। जैसे कि दोनों को वोट मिलते हैं तो मान लेते हैं कि अगर मैं बीजेपी का बात करूं, ठीक है, बीजेपी का बात करूं और मैं कांग्रेस का बात करूं, तो अभी आपको पता है कि बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जितने लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया होगा वो बीजेपी का सपोर्ट नहीं करते होंगे, बीजेपी को अस्वीकार करते होंगे, और जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया वो कांग्रेस का समर्थन नहीं करते होंगे। तो जाहिर सी बात है कि जनमत संग्रह क्या होता है कि किसी भी एक प्रत्यक्ष मतदान होता है, अप्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष मतलब समझो मेरी बात, प्रत्यक्ष यानी कि मैं बोल सकता हूं कि आपको मेला घूमने जाना है, तो आपको अगर आपके पापा अगर डायरेक्टली आपको पैसा दे दिए, आपको मेला घूमने जाना है, आपने क्या किया कि आपने बोला कि पापा मेरे को मेला घूमने जाना है, और आपके पापा आपको सीधा पैसा दे दिए, तो वो पैसा आपको कैसे मिला, पापा के थ्रू से डायरेक्ट आपको मिला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। लेकिन आपने क्या किया कि पापा से डरते हो तो अपने मम्मी को पूछा कि मम्मी मेरे को मेला घूमने जाना है, पापा से पैसा मंगवा दो, तो पापा क्या किए, मम्मी को पैसा दिया और मम्मी आपको पैसा दिया। तो पैसा आपको पापा से कैसे मिला, आप पापा तो डायरेक्ट आपको नहीं दिए, मम्मी के थ्रू से दिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष को बोलते हैं डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट। बात क्लियर है। तो जितने भी मत आप डायरेक्टली दोगे, अपने थ्रू से दोगे, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष मत। तो आप यहीं पे देखोगे जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होगा उन्होंने बीजेपी को स्वीकार किया होगा, और जितने लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया होगा उन्होंने कांग्रेस को स्वीकार किया होगा, और यहीं पे देखोगे जितने लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया होगा उन्होंने बीजेपी को अस्वीकार किया होगा, और जितने लोगों ने बीजेपी को वोट दिया होगा उन्होंने कांग्रेस को अस्वीकार किया होगा। तो जनमत संग्रह का मतलब आपको पता चल गया कि जनमत संग्रह क्या है, एक प्रत्यक्ष मत है जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र का, किसी भी एक क्षेत्र का, आप कोई भी एक क्षेत्र पकड़ लो, उस क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, या तो उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या तो फिर उस प्रस्ताव को क्या करते हैं, अस्वीकार करते हैं। यहां तक बात क्लियर है आप लोगों का, करते हैं, ठीक है। चलो आप लोग स्क्रीनशॉट लो एक बार, ठीक है। तो आई होप आज का क्लासेस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सारा सारा जितना भी जो यूरोप में राष्ट्रवाद का टॉपिक, हिस्ट्री का जितना भी पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन अगले साल का भी पूछा गया और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग वीवीआई कर लो, ठीक है ना। इसको भी आप लोग क्या कर लो, वीवीआई कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये नंबर दिलाएगा। लेकिन मैं बता दूं यार कि जब तक अभी तक अगर आपने प्रीतम आर्ट्स अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, और जो बेल का आइकन आता है उसको भी टच कर दे, ताकि जितने भी वीडियो प्रीतम आर्ट्स अकेडमी में डाली जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे से सीख सको, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।